हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स होता क्या है? ठीक है, अच्छा, ये जो टॉपिक है मैट्रिक्स, ये क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद उनका कॉन्फिडेंस क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि हम लोग 12th के मैथमेटिक्स में अच्छा कर सकते हैं। इजिएस्ट टॉपिक के अंदर आता है मैट्रिक्स। ठीक है, और इसी का अगला चैप्टर रहेगा हमारा डिटरमिनेंट्स। ठीक है, दोनों ही कनेक्टेड है। ठीक है, मैट्रिक्स समझ में आएगा तो डिटरमिनेंट्स भी समझ में आएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अच्छा, ये चैप्टर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जितना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा आपके कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एनडीए, ठीक है, फॉर जेई। तो ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर आता है, तो मैट्रिक्स पे कमांड आपको करनी पड़ेगी। बच्चों, क्या होता है मैट्रिक्स, देखते हैं। हाँ बच्चों, देखते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, मैट्रिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों आपका। ठीक है, क्योंकि अगर आपको मैट्रिक्स समझ में आएगा तो डिटरमिनेंट भी समझ में आएगा। ठीक है, इसका मतलब मैट्रिक्स होता क्या है पहले वो समझेंगे, फिर समझेंगे डिटरमिनेंट क्या होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स असल में होता क्या है, इसको अगर बहुत आसान शब्दों में बोला जाए तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। किस चीज का अरेंजमेंट है? नंबर्स का और फंक्शन का। किस मैनर में? एक रेक्टेंगुलर अरे के अंदर। ठीक है, अच्छा, रेक्टेंगुलर अरे वर्ड मैंने बोला है तो अरे का मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग? कहीं ना कहीं मैं क्या करूंगा, अपने नंबर्स को, फंक्शंस को, नंबर समझ के सारे रियल नंबर आ जाएंगे। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, फंक्शन बोल दिया तो साइन, कॉस, ठीक है, लॉग, आपको जो भी फंक्शन आपके दिमाग में आता है, मॉडुलस फंक्शन, सब कुछ इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब है ना, ये जो प्रॉब्लम बनेगी इसके ऊपर, मैट्रिक्स के ऊपर, वो आपके कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, जो आपका लास्ट चैप्टर था फंक्शन पढ़ के आए, उसको भी यूटिलाइज करते हुए क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका मतलब अगर मुझे कभी फंक्शन को अरेंज करना है, नंबर्स को अरेंज करना है, रेक्टेंगुलर अरे में अगर मैंने अरेंज कर दिया तो वो सब क्या कहलाएगा? मेरा मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है? मतलब आपके पास जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, चाहे वो रियल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो रियल हैं चाहे वो आपके कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, रही बात फंक्शन की, तो फंक्शन का मतलब आइलेट। आइलेट पढ़ चुके हैं आप लोग। ठीक है, आइलेट का मतलब इनवर्स भी चल जाएगा, इनवर्स के सारे। ठीक है, लॉगरिथमिक भी आ जाएगा, एल्जेब्रिक भी आ जाएगा आपका, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाएगा और एक्सपोनेंशियल भी आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सारे फंक्शन इसमें और सारे नंबर्स इसके अंदर अरेंज किए जा सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेक्टेंगुलर अरे। ये रेक्टेंगुलर अरे वर्ड है ना, ये कहीं ना कहीं क्या करता है, हमें है ना इस जगह से समझना है भाई रेक्टेंगुलर अरे क्या होता है। अब कैसे इसको करते हैं, इसको एक बार समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स मान ली, ठीक है, ए का नाम, नेम लिख दिया। ठीक है, उसके आगे रेक्टेंगुलर अरे का मतलब क्या हो जाएगा कि मैं डेटा को किसके फॉर्मेट में लिखूं, रो और कॉलम के अंदर लिखूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया जगह 2, इस जगह लिख दिया -4, इधर लिख दिया √5। समझ पा रहे हो? ठीक है, इधर मैंने लिख दिया 3 आयोटा। ठीक है, ये बताने के लिए कि इसमें ना फंक्शन नंबर कोई सा भी आ सकता है, रेशनल, इरेशनल, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है। ठीक है, आपके इसी हिसाब से फंक्शंस को लिखना चालू किया, तो मैंने इधर लिख दिया log 5। ठीक है, और इधर मैंने लिख दिया sin 3, रेडियन के अंदर लिखा है। अब ये जो मैंने लिखा है ना, ये कहीं ना कहीं ये जो मैनर है लिखने का, ये जो मैनर है वो हमारा मैट्रिक्स का मैनर होता है। ठीक है, अब है ना इसमें ना अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये वाला पोर्शन देखो, ये हॉरिजेंटल वाला पोर्शन, ये हॉरिजेंटल समझ पा रहे हो आप? ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल वाला पोर्शन जो होता है, ये पोर्शन आपका रो कहलाता है, हॉरिजेंटल। ये मेरे का कहलाएगा, रो कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, रो कहलाएगा तो रो कितनी है इस जगह अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम लोग, तो अगर मैं इसको ऑब्जर्व कर पा रहा हूं तो रो कितनी आ रही है? देखो, एक तो ये वाली रो हो गई और एक ये वाली रो हो गई। इसका मतलब मैं इसको अगर रिप्रेजेंट करूं, इसको अगर मैं पूछूं बताओ हाउ मेनी रोज आर देयर, तो आप बोलेंगे सर इसके अंदर है ना हमें 2 रोज नजर आ रही है। एक तो मेरी फर्स्ट रो हो गई R1 और ये मेरी सेकंड रो हो गई R2। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात, ये हॉरिजेंटल को तो मैंने बोल दिया रो कहते हैं, इसका मतलब जो वर्टिकल होगा उसको क्या कहेंगे? तो वर्टिकल को अपन क्या कहते हैं? अब ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, ठीक है, समझ पा रहे हो? ये इस तरीके से अगर देखूं तो ये जो वर्टिकल पोर्शन है, वर्टिकल, इसको हम कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कॉलम। अब अगर मैं इस जगह से ऑब्जर्व करना चाहूं हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर,
तो आप बोलेंगे सर देखो एक कॉलम ये हो गया दैट इज C1, दूसरा कॉलम ये हो गया C2, तीसरा कॉलम ये हो गया C3। क्लियर? तो आपने ऑब्जर्व कर लिया कि देखो ये जो मैट्रिक्स है मेरे पास ए, मैंने मैट्रिक्स बनाई है, ठीक है, नंबर्स को भी यूटिलाइज कर लिया है, फंक्शंस को, इनको यूटिलाइज करते हुए जो मैंने मैट्रिक्स बनाई, उस मैट्रिक्स के अंदर दो कॉलम है, दो रो है और तीन क्या है, कॉलम है। तो इसका मतलब अगर मैं इसका कोई ऑर्डर बोलना चाहूं कि भाई ये कितने बाई कितने की है, अगर मैं कोई रूम भी अगर है ना रूम का साइज भी बोलता हूं तो रूम का साइज अपन क्या बोलते हैं भाई 10/15, 10/15, ये वर्ड आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। या फिर अपने रूम का जो साइज होता है तो उस रूम का साइज कैसे बोलते हैं, जो लेंथ है उसको और जो आपकी विड्थ है उसको, दोनों को हमने क्या किया, मेजर किया और फिर उसको बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लंबाई कितनी थी उसकी 10 थी, चौड़ाई 8 थी, तो हम क्या बोलेंगे 10/8, 10/8, समझ पा रहे हो, चाहे मीटर है चाहे फीट है वो उसके अकॉर्डिंग है, यूनिट के अकॉर्डिंग, तो हम बोलते उसी हिसाब से हैं उसका ऑर्डर। तो कहीं ना कहीं इसका भी मुझे ऑर्डर बोलना पड़ेगा। अब भाई ऑर्डर कैसे बोलते हैं भाई, अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि मैं इंच टेप लेकर के नापूं इसको, तो मैं क्या करता हूँ इसमें ऑर्डर के लिए मैं सबसे पहले रोज काउंट करता हूँ, हाउ मेनी रोज आर देयर, तो बताओ कितनी रोज हैं, बताओ 2 रो है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा 2। अच्छा कितने कॉलम्स हैं 3, तो मैं बोलूंगा ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना हो गया 2/3 हो गया या 2x3 हो गया, समझ पा रहे हो। अच्छा 2/3, 2x3 दोनों के दोनों सही है, अगर मैं इसको बोलना चाहूँ तो 2/3 ये भी सही है, क्लियर। और अगर मैं बोलूँ 2x3 ये भी वर्ड सही है। कुछ लोग कह रहे हैं सर इसको गुणा करके क्यों नहीं लिख रहे, इसको है ना प्रोडक्ट कर दो ना, पूरा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, उसको बता देंगे हम। अच्छा रिजल्ट एक अलग चीज हो जाएगी, रिजल्ट एक अलग चीज हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इसके ऑर्डर की तरफ, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है। तो मैं एक नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ जिसपे हम लोग क्या करेंगे और बेटर कंडीशन पर जाएंगे, ठीक है। एक हल्का सा मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको, ठीक है। अब मैं आपको ना थोड़ा स्टैंडर्ड टर्म्स बता रहा हूँ, उसको समझना। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। अच्छा मैट्रिक्स ये भी ठीक है, मैट्रिसेस, अब इतना है ना आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस सिंगुलर प्लूरल का अंतर है, दोनों का मीनिंग सेम है, कंफ्यूज मत होना कहीं अगर मैट्रिक्स लिखा है इस तरीके से और मैट्रिसेस लिखा है, दोनों का मीनिंग है, बस सिंगुलर प्लूरल होता है, ठीक है, के चक्कर में मत फंसना, ठीक है। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब होता क्या है, सबसे पहले मैं बताऊंगा भाई, एक मैट्रिक्स में लिखूंगा आपके सामने जनरली, उसके ऑर्डर की तरफ जाएंगे, उसके एलिमेंट्स की तरफ जाएंगे, उसके एड्रेस की तरफ जाएंगे, बहुत सारी बातें हम लोग सीखें। मैंने एक मैट्रिक्स बना ली है जनरली, फॉर एग्जांपल नेम मैंने रिप्रेजेंट किया है बी, उसके अंदर कई सारे एलिमेंट्स में 1, 5, 2, 7, 9, 3, 4, 8 मैंने रैंडम मान लिया। अब मैं यहां से ना आपको ना कई सारी चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहले मुझे बताइए, हमने ना लास्ट पेज पे लास्ट स्लाइड पे सीखा कि रोज कैसे काउंट करते हैं, रोज किनको कंसीडर करते हैं, कॉलम्स किसको कंसीडर करते हैं। तो जो हॉरिजेंटल चीजें होती हैं उनको रोज बोला जाता है। तो बताओ इसमें कितनी रोज नजर आ रही हैं आपको, आप बोलेंगे ये मेरी फर्स्ट रो हो गई R1, ये मेरी सेकंड रो हो गई R2, ये मेरी कौन सी रो हो गई थर्ड R3, क्लियर है, समझ पा रहे हो। अच्छा अब मैंने बात करी कॉलम्स की, तो कितने कॉलम्स हैं, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम हो गया C2 तरीके से, और ये मेरा थर्ड कॉलम हो गया, क्लियर। फिर मैंने आपसे बोला कि है ना इसका ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा, तो ऑर्डर आप लिख देंगे, बताओ रोज कितनी थे 3, कॉलम्स भी कितने थे 3, तो 3/3, सही है, 3x3। अब अगर मैंने आपसे एक टर्म पूछा, बताओ इस 3 के बारे में आप क्या बोलेंगे, अगर मुझे किसी व्यक्ति को बोलना है कि बताओ इस 1 के पास पहुंचो या 5 के पास पहुंचो या 3 के पास पहुंचो, तो आप उसको क्या एड्रेस बताएंगे। जब आप अपने घर का एड्रेस किसी व्यक्ति को बता रहे होते हैं जो घर से कहीं आसपास नियरेस्ट कहीं ना कहीं क्या है खड़ा हुआ है, तो आप क्या बोलते हैं, आप एक काम करना उस जगह से लेफ्ट टर्न करना, सेकंड गली के अंदर जाना, कॉर्नर पे जो घर है वो मेरा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे हम लोग क्या करते हैं, लोकेशंस को अनएक्सप्लेन करते हैं, या किसी पर्टिकुलर लोकेशन के नियर है, आजकल थोड़ा गूगल मैप हो गया है, ठीक है, तो
कहीं ना कहीं है ना, एड्रेस बताने का तरीका कुछ इसी तरीके से होता है। तो एड्रेस बताने का तरीका अगर इसी तरीके से, तो भाई मैट्रिक्स के अंदर भी एड्रेस बताना ही पड़ता है। तो एड्रेस मुझे क्या बताएंगे, कैसे इसको समझना है, तो इसके बारे में मुझे है ना समझना है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि है ना ये जो एलिमेंट है 1, इसका एड्रेस क्या होगा, तो आप बोलेंगे ये जो एलिमेंट है इसके बारे में बोला जाएगा। अब ये एलिमेंट जो 1 है, अब ये देखो, अगर मैं बोलूं तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो इसके बारे में बोला जाएगा कि वो एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब इस चीज का मतलब समझना, पहली रो के अंदर और पहले ही कॉलम के अंदर, सही है। अगर मैंने पूछा बताओ इस 9th एलिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके बारे में मुझे बताओ, ठीक है, तो इसके बारे में एड्रेस क्या होगा बताओ, इसका एड्रेस क्या होगा। अब इसका एड्रेस आप बोलेंगे, अगर आपसे पूछा कि बताओ इसका एड्रेस क्या है, तो आप क्या बोलेंगे बताओ, आप बोलेंगे सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। क्या मतलब रहा इसका, इसका मतलब ये रहा कि आप क्या करना चाह रहे हैं, अगर 9th की तरफ रीच करना चाह रहे हैं, तो उस व्यक्ति को आप बोलने वाले हैं कि आप एक काम करिए, आप सेकंड रो के अंदर जाइए और थर्ड कॉलम की तरफ जाइए, ठीक है। तो सेकंड रो से और थर्ड कॉलम की तरफ, क्लियर, यस और नो। अगर मैंने पूछा बताओ इस फोर्थ का एड्रेस क्या होगा, ये फोर्थ का एड्रेस क्या होगा, तो बताओ आप बोलेंगे थर्ड रो सेकंड कॉलम। क्लियर है, बहुत सिंपल था, आसान था, ठीक है। अब इसी चीज को मैंने लिखना शुरू करूंगा, उसी से मेरा जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा होगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जगह से, तो ऑर्डर तो आपको पता चल ही गया बच्चों, आगे चल के मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा। और ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स, तो क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। these all terms are called elements, सभी क्या है, तो all terms are elements। एक मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट, ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, आपके कोई भी नंबर्स हो सकता है, ठीक है, चाहे रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, और कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। चलो, तो और मैं थोड़ा सा बेटर करता हूँ, ठीक है। अब है ना मैं इसको ना पूरा है ना उसी हिसाब से बताऊंगा जिस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स का एड्रेस बोलते हैं, उसी एड्रेस के रिप्रेजेंटेशन को अपन क्या कहते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। समझते हैं कैसे। अब मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया, ठीक, कोई भी मैट्रिक्स हम मान सकते हैं। अगर मैंने इसका नाम ए दिया है, तो अब मैं ए मैट्रिक्स के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना है। मैं बोलूंगा इसका फर्स्ट एलिमेंट्स, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, A11, समझ पा रहे हो, A11 का मतलब समझ पा रहे हो आपको, ठीक है। मतलब A11 का मतलब है ये फर्स्ट रो के अंदर है और फर्स्ट कॉलम के अंदर है। अब इसके बारे में क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, समझ पा रहे हो। और इसी हिसाब से मैं आगे तक जाऊं तो मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट रो और जो आपका फाइनल आपका क्या था, कॉलम था, ठीक है, फाइनल कॉलम आप समझ पा रहे होंगे। अगर इसका एड्रेस, अगर मैंने इसका ऑर्डर अगर m क्रॉस n बोला है, m क्रॉस n समझ पा रहे हैं, इसमें है ना नंबर ऑफ रोज, ठीक है, ये किसको शो कर रहे हैं, नंबर ऑफ रोज को शो कर रहे हैं, ठीक है, और n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट, नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। चलिए, तो एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं अगर स्पेस का, ओके। अब यहां पर तो मैं बोलूंगा फर्स्ट रो है और कौन सा कॉलम है, ये आखिरी वाला कॉलम है, तो आखिरी वाला कॉलम क्या हो गया, n, क्लियर है। चलो, अब अच्छा फिर मैंने रिप्रेजेंटेशन किया, बताओ, तो ये कौन सा रो हो जाएगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसके लिए क्या बोला जाएगा, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, इसके लिए क्या हो जाएगा, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, एंड डेस 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 सेकंड रो एंड nth कॉलम। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है सबके। अच्छा, इसी को मैं आगे तक अगर मैं बढ़ाता हूं तो बताओ यहाँ पे बताओ आखिरी रो कौन सी होगी, जो मेरे पास हाईएस्ट रोज के नंबर क्या दे रखा है, इस जगह m है, तो आखिरी रो मैं बोलूंगा m रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेम एस, ठीक है। हम क्या बोलेंगे इस जगह, हम बोलेंगे m रोज एंड सेकंड कॉलम, हम बोलेंगे m रोज एंड थर्ड कॉलम, एंड so ऑन। अगर मैं आगे तक रन करूं तो मैं बोलूंगा m रोज एंड
nth कॉलम। ये बात समझ में आ रही होगी सबके। तो ये मेरा क्या हो गया, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसी मैट्रिक्स को अकॉर्डिंग टू एड्रेस। अब ये एलिमेंट्स भी हैं और इसके एड्रेस को भी क्या किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये बात समझ में। चलिए बच्चों, अब है ना, यहां से मैं कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स आपको लिखवाऊंगा, उनको आपको समझ। सबसे पहले आपको ऑर्डर समझ में आना चाहिए बच्चों। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स वेरी सिंपल। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज जनरली नंबर ऑफ रोज क्रॉस, क्रॉस ये वर्ड क्रॉस है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ये को बताता है ऑर्डर को। क्या सेकंड वन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स, तो दैट इज प्रोडक्ट ऑफ rows and columns, number of rows and number of rows and number of columns। ओके, ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। क्लियर? हाँ बच्चों, अब समझते हैं। मैंने पूछा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स एंड एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इन दोनों में क्या अंतर होता है, इस पॉइंट को हम लोग देखने वाले थे। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से हम चीजों को समझना चाहेंगे। तो मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट आपको बोलूंगा बच्चों, एक मैट्रिक्स को मैं जनरल रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, अब उसको समझना, वहां से मैं आपको बताऊंगा कि देखो जो ऑर्डर होता है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, दोनों में कितना सा अंतर रहता है। एक प्रोडक्ट बोला जाता है और एक को क्रॉस के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। ठीक है, बस इतना सा अंतर रहता है, तो उस चीज को एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है और मैट्रिक्स का नाम मैंने दे दिया है कैपिटल ए दे दिया है नाम, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और मैट्रिक्स है तो मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है और प्रॉपरली इसमें एक एलिमेंट्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको मैं लिख पा रहा हूं ए आई जे, जैसा आप देख पा रहे हैं ए आई जे, जिसमें आई जो फर्स्ट वाला होता है ये रोज को शो कर रहा होता है और जे कॉलम्स को शो कर रहा होता है। और इसका ऑर्डर मैंने लिख दिया एम क्रॉस एन। इसका ऑर्डर क्या लिख दिया है, एम क्रॉस एन। ऑर्डर एम क्रॉस एन है, मतलब ऑर्डर को आपको, जैसे अपन रूम का साइज बोलते हैं 10x6, 10x6 का मतलब 10x6 बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इतने का कमरा है तो 10 आपको अलग मेजर करना पड़ेगा, 6 अलग मेजर करना पड़ेगा, दोनों का प्रोडक्ट नहीं करना है, बस सबको एक बार क्या करना है, शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस आई के बारे में, क्या इन्फॉर्मेशन है, आई रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आई की जो मैक्सिमम लिमिट है वो एम है और जो मिनिमम लिमिट है वो हमारी क्या है 1, तो ये 1 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, मैक्सिमम एम तक जाएगा। और एक अच्छी बात ये है कि आई और जे दोनों के दोनों यहाँ पे कैसे रहने वाले हैं, नेचुरल नंबर रहने वाले हैं। ठीक है, क्लियर? और साथ के साथ जे की लिमिट क्या हो गई, जे ग्रेटर देन 1 होगा एंड लेस देन इक्वल टू क्या होगा, एन होगा। ये मैंने आई और जे के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी एंड आगे लिख दिया फॉर ऑल आई एंड जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन किसका हो गया, आपके मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर है? चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से चीजों को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया बच्चों, एक मैट्रिक्स है whose elements are 2 minus root 5 3 iota sin, अब whatever जो भी रेफरेंस है, sin 3 लिख दिया। ठीक है, 5 0। ठीक है, ऐसे करके मैंने एक एलिमेंट्स लिख दिया। ठीक है, अब आप है ना यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, अब इसको देख करके मुझे बताइए इसमें कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए रोज कैसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइंस किसको शो करती हैं, रोज को। तो हॉरिजेंटल लाइंस है कितनी कितनी, एक लाइन तो ये होगी हॉरिजेंटल और एक लाइन ये होगी। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ रो 1 फर्स्ट रो, तो ये मेरी कौन सी रो, सेकेंड हो गई। क्लियर? अच्छा, इसके बारे में बात करूं तो ये वर्टिकल लाइंस किसको शो करेंगी, कॉलम्स को। तो ये क्या हो गए मेरे कॉलम्स C1 C2 C3। क्लियर? तो मैं इसका ऑर्डर क्या लिखने वाला हूं, पहले रोज को कंसीडर करना पड़ेगा। रोज कितने हो गए, 1 1 2 हो गए, तो पहले 2 लिखा जाएगा।
और कॉलम्स कितने हैं 3, तो 2 क्रॉस 3। तो ये किसको शो करेगा ऑर्डर। तो ऑर्डर वर्ड का मतलब हो गया मुझे इनको प्रोडक्ट को सॉल्व नहीं करना है, बस ऐसे करना है 2/3 2 क्रॉस 3, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इस जगह से इसके बारे में, ये तो ऑर्डर की इंफॉर्मेशन होगी। अब दूसरी बात करता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं आप देखना चाहें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक काम करिए, एक बार तो आप क्या करिए खुद काउंट करिए, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर। तो जब आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। दूसरा मैंने बोला प्रोडक्ट ऑफ m क्रॉस n, प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, ये बोला था मैंने। प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, क्लियर। नंबर ऑफ कॉलम्स, क्लियर। तो यहां से जब आप देखेंगे तो 2 और 3 का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा 6 होगा, क्लियर है। तो ऑर्डर में मैं सिर्फ लिखता हूं और बाकी का इधर क्या करता हूं मल्टीप्लाई करके जो पूरा आ जाता है उस चीज को क्या करता हूं डिटेल लिख देता हूं, क्लियर है बच्चों। तो आपको प्रोडक्ट और ऑर्डर के बारे में कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। हाँ बच्चों आते हैं, आप पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, कि भाई मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है, ठीक है, और क्या क्या उनके ना फंक्शनिंग होते हैं, कैसे उनको है ना एनालिसिस करेंगे। तो उसके बारे में एक बार क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम रो मैट्रिक्स। बच्चों ये रो मैट्रिक्स, किस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहा जाता होगा। रो मैट्रिक्स का मतलब हो गया एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, ओनली वन रो, ठीक है, समझ पा रहे हो। अगर मैं इसको एनालिसिस करूं तो मैं बोलूंगा भाई रो मैट्रिक्स का मतलब है ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली, ओनली बोल दिया इसका मतलब क्या हो गया क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने ये एक मैट्रिक्स बनाई P7 -9, इधर 2 रख दिया, ठीक है। अब अगर इसको एनालिसिस करें तो बताओ इसके बारे में मुझे बताइए फटाफट कि बताओ इसका ऑर्डर क्या रहेगा। तो आप बोलेंगे सर ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो इसमें रो तो कितनी है एक ही है, कॉलम कितने नजर आ रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया इसका ऑर्डर कुछ हो जाएगा 1 क्रॉस 4 हो जाएगा, क्लियर। अब अगर स्टैंडर्ड अगर मैं इसको डिनोट करूं तो कैसे डिनोट करूंगा, स्टैंडर्ड डिनोट करने का तरीका क्या हो जाएगा भाई रो मैट्रिक्स का मतलब ये हो जाएगा बच्चों कि रो मैट्रिक्स का मतलब हो गया एक ऐसी मैट्रिक्स ए, अब देखो स्टैंडर्ड ए आई जे एक एलिमेंट है और 1 क्रॉस, क्लियर। अब 1 क्रॉस एन का मतलब है ना रो 1 रहेगी और इसका कॉलम क्या होगा, कॉलम अगर देखें तो कॉलम तो है ना एन है, एन का मतलब कहां से स्टार्ट हो सकता है बताओ 1 से शुरू हो सकता है और कहां तक जा सकता है बताओ एनी रियल नंबर, क्लियर है। एनी रियल नंबर हो सकता है, यस और नो, ठीक है। तो उसको मैं एनालिसिस कर, तो अगर सही मायने में देखें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए एन बिलोंग्स टू रियल नंबर, कहने का मतलब इंटीजर्स की तरफ जाएंगे हम लोग, किसकी तरफ जाएंगे इंटीजर्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ना ऐसा नहीं हो सकता कि ना कोई बोले कि सर कॉलम मेरे है ना 2.5 हो जाएं, कॉलम मेरे 3.5 हो जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सभी क्या है अपने, और सही मायने में देखें तो, और स्टैंडर्ड अगर मैं इसको डिनोट करूं तो नेचुरल नंबर, स्टैंडर्ड डिनोट करूं तो क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सेकंड। हाँ अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब हो जाएगा बच्चों एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स इसमें ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम, एक ही क्या हो कॉलम हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल देख लेते हैं एक बार कि ए एक मैट्रिक्स बना दिया है, ठीक है, लिख दिया है कुछ इस तरीके से 2 -5 7, ठीक है। आप ऑब्जर्व करिए इस मैट्रिक्स को और मुझे बताइए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो आप देखेंगे इसमें रो कितनी आ रही है 1 2 3, रो 3 हो गए, कॉलम ओनली 1 है, इसका मतलब 3 क्रॉस 1। स्टैंडर्ड डिनोमिनेशन क्या हो जाएगा ए, ए आई जे, ठीक है, समझना इसको ए आई जे, ठीक है। साथ के साथ अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो बोलूंगा m क्रॉस 1, और m जो होगा m स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर, ठीक है। तो m सही मायने में देखें तो बिलोंग्स टू क्या करेगा नेचुरल नंबर,
इसका मतलब 0 हो नहीं सकता, ठीक है। तो 1 से लेकर के आगे तक के कोई भी नंबर, सेम कहानी इसके लिए, n बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, नेचुरल, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, थर्ड होगा हमारा हॉरिजॉन्टल। अब ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब होता है बच्चों, एक ऐसा मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाता है अगर उस मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स ज्यादा हो, रो कम हो, ठीक है। मैं वापस बता देता हूं क्या मतलब होगा। मैं उस मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहूंगा, मैं नंबर ऑफ रोज कैसे हो, लेस देन हो किससे, नंबर ऑफ कॉलम से, कॉलम से कैसे हो, कम हो। क्लियर? अब इस लाइन का मतलब क्या हो गया? इस लाइन का मतलब ये हो गया कि स्टैंडर्ड बात करूं तो m लेस देन होना चाहिए किससे, n से। अब कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स आप बना करके देखो जिसमें रो क्या हो, कम हो, कॉलम क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। अच्छा, सबसे छोटा बनाने की कोशिश करेंगे तो आप क्या कोशिश करेंगे, आप बोलेंगे सर रो कितना हो जाए, 1 हो जाए, कॉलम कितना हो जाए, 2 हो जाए, ठीक है। उसके आगे तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। आपने इधर लिखा 1, इधर लिख दिया आपने 5, ठीक है। ऑब्जर्व करिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 2 हो गया। क्लियर है? अब आपने थोड़ा सा और बड़ा बनाने की कोशिश करी, ठीक है। आपने बोला सर रो एक काम कर लेते हैं, 2 रख लेते हैं, ठीक है। और कॉलम है ना 2 से कहीं ज्यादा, ठीक है, 2 से कहीं ज्यादा, ठीक है। तो 2 से कहीं ज्यादा में 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। तो मैंने रखना शुरू किया 1, इधर रखा मैंने 5, ठीक है, इधर रख दिया मैंने 7, इधर रख दिया 3, 8, कोई भी एनी नंबर, ठीक है। ऑब्जर्व करिए, ठीक है। तो इसमें अगर आपने नोटिस किया तो ये देखो रो 2 हो गया, कॉलम कितना हो गया, क्लियर। तो ये जो बी है, जो मैंने मैट्रिक्स नाम दिया आपको, ये भी एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब होता है बच्चों जिसमें नंबर ऑफ रोज क्या हो, कम हो कंपैरेटिवली किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स समझ में। फोर्थ है इसी का, हॉरिजॉन्टल का ही पार्ट होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। अभी वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है? अगर मैं इस वर्टिकल मैट्रिक्स को आपको समझाऊं बच्चों तो आप बोलेंगे कि सर जैसा हॉरिजॉन्टल के अंदर हो रहा था ना वैसा ही कुछ है ना वर्टिकल के अंदर हो रहा होगा, लेकिन अंतर क्या होगा? देखो हॉरिजॉन्टल मतलब है आपका ना एक तरीके से लाइन के अंदर चल रहा है, ठीक है। वर्टिकल का मतलब एक तरीके से कॉलम के अंदर चल रहा होगा। इसका मतलब कॉलम के अंदर चल रहा होगा तो पता है कॉलम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और रोज क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। इसका मतलब इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है किसका, हॉरिजॉन्टल का। कैसे? अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ रोज, अगर मैं बोलूं क्या होगा, नंबर ऑफ रोज क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज आपका ज्यादा होना चाहिए किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। अगर आप इतना समझ पा रहे हैं इसका मतलब आपको ये वर्टिकल मैट्रिक्स समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपने बोला सर एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल दे सकते हैं इस जगह से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक मैंने मैट्रिक्स ए बनाया, और जब इस मैट्रिक्स को बनाया तो आप ऑब्जर्व करिए इसमें बोला गया है कि रोज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो आप मिनिमम रोज के साथ जाएंगे तो 2 रो के साथ चले जाएंगे, कॉलम क्या रख लेंगे, तब आप क्या बोलेंगे इसको, 3 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। अब इसका मैं अगर ऑर्डर लिखना चाहूं तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा बच्चों दैट इज 2 × 1। क्लियर है? अब 2 किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ रोज को शो। क्लियर है? चलो, और इसको आगे और एक्सप्लेन करना चाहें तो आपने बोला सर हम कॉलम अगर 2 रखें तो कॉलम अगर 2 रखने पड़ेंगे तो रो कितना होना चाहिए, कम से कम 3 तो होना ही चाहिए, ठीक है। तब आप क्या बोलेंगे इसको, तब आप बोलेंगे इसको कुछ इस तरीके से, भाई अगर आपने क्या किया कॉलम 2 रखे, फॉर एग्जाम्पल 3 और 5, ये 2 कॉलम कर दिया हमने, तो रोज कम से कम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। 1, 3, अब कुछ भी एनी नंबर, -4, -7, ठीक है। तो ये जो है रिप्रेजेंट करेगा किसको, 3 × 2, ठीक है। क्या सुनो, तो यहाँ पे आप इसको स्टैंडर्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। अच्छा, इसके आगे फिफ्थ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी इसी से बनता है बच्चों, ठीक है। अब क्यों ना हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स असल में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को कंपाइल कर दिया जाए तो वो मैट्रिक्स हमारा कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का असल में मतलब पता क्या हो गया, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज, इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के। अगर रोज और कॉलम्स अगर आपस में इक्वल ना हो
तो ऐसे मैट्रिक्स को मैं कौन सा मैट्रिक्स कहूंगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहूंगा, ठीक। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हो गया, अगर मैं आपके सामने कोई मैट्रिक्स लिखूं, भाई लिख दिया, ठीक है। अब ये 2x3 है, नेक्स्ट वन इज 3x2 है, समझ पा रहे हो? नेक्स्ट वन इज 4x3 है, 4x1 है, वट जो भी जो मन में आया तुम्हारे, ठीक। कहने का मतलब ये सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो ऐसा जो मैट्रिक्स है मेरा कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है बच्चों। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मैंने समझा है तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर है ना, ऐसी भी तो कंडीशन होती होगी जिसमें रोज और कॉलम सेम हो जाते होंगे। तो भाई रोज और कॉलम जब सेम होते हैं तो उसको हम आगे बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ बच्चों, आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ। अभी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है बच्चों, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे हो जाएं? इक्वल हो जाएं। नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर ये बात अगर आप समझते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, आप स्क्वायर मैट्रिक्स को अच्छे से समझ। सेम जैसे रेक्टेंगुलर के अंदर बोला था मैंने, ठीक है। तो m किसके बराबर हो जाए बच्चों? n के बराबर हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स आपको है ना काफी हद तक तो चलो इस जगह तो समझ में आ गया। अब बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने एक मैट्रिक्स ए बनाया, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ भाई 1x1 है, तो बताओ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? बिल्कुल है। क्लियर? एलिमेंट्स रख सकते हैं कोई भी, बस मैंने ऑर्डर्स रख दिए, ठीक है। अगर मैंने कोई दूसरा मैट्रिक्स बनाया बी, अगर मैंने बोल दिया भाई 2x2 है, बाई 2, ये भी चल जाएगा। आपने बोला भाई सी बना दें तो ठीक है, 3x3 का बना दें तो भी, ये भी सभी है ना किसको रिप्रेजेंट करेंगे? अपने स्क्वायर मैट्रिक्स को। 4x4 वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 5x5 स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है खास बात क्या होती है? जैसे आप लोगों ने जनरली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो मैं इसी कंडीशन को थोड़ा सा और लिखना चाहूँ तो भाई स्क्वायर मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता हूँ। तो मैं कोई मैट्रिक्स बना रहा हूँ आपके सामने जनरली, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई मैट्रिक्स बना दी E, और उसके एलिमेंट्स लिखना शुरू किया। और अगर मैं उसके एलिमेंट्स के बारे में बात करता हूँ तो उस एलिमेंट्स को अगर मैंने फॉर एग्जांपल इसका ऑर्डर रख दिया है 3x3, समझ रहा, 3x3 रख दिया है, तो जो पहला एलिमेंट्स होगा वो A11 को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेम कहानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्लियर? ये बात आपको सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। ऐसे हमारे पास है ना 9 एलिमेंट्स आएंगे। अब इन 9 एलिमेंट्स को जब मैं लिखता हूं तो लिखते समय पर ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स को मैं कौन सा एलिमेंट्स कहूंगा? डायगोनल एलिमेंट्स कहूंगा। कौन से एलिमेंट्स कहूंगा? डायगोनल एलिमेंट्स कहूंगा। ये मेरे कौन से एलिमेंट्स हैं? डायगोनल। कोई बोले सर ये वाले होंगे क्या? नहीं, इनको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक। अब देखने में तो देखो आप लोगों ने स्क्वायर पढ़ा है, ठीक है, तो स्क्वायर में कितने डायगोनल्स होते हैं? 2 डायगोनल्स होते हैं। आप बोलते हैं सर दोनों इक्वली आते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक, मान लो ऐसे मान लो, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स इन्हीं को कहा जाएगा। सिंपल सी बात है। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या हो जाती है डायगोनल डेफिनेशन की, डायगोनल एलिमेंट्स की? तो डायगोनल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं, अगर मैं स्टैंडर्ड डिनोमिनेशन करूं तो ए आई जे, ये वो एलिमेंट्स है डायगोनल एलिमेंट्स में, ए आई जे वेयर वेयर आई इज इक्वल टू जे, उस कंडीशन को रिप्रेजेंट करेंगे जहां पर आई और जे दोनों इक्वल हो जाए। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम कौन सा एलिमेंट्स कहते हैं बच्चों? कौन सा एलिमेंट्स कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। ये बात क्लियर है सबको? चलिए, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। भाई स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आई होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें है ना नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे होंगे? सेम। एज वेल एज डायगोनल एलिमेंट्स बनते इसी के अंदर है। तो डायगोनल एलिमेंट्स इसके अंदर बनते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स कहलाते हैं? तो डायगोनल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें आई और जे दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। और आई और जे इक्वल होने का मतलब हो गया आपका कौन सा एलिमेंट्स है? डायगोनल एलिमेंट्स। अच्छा, इसमें एक है ना इंपॉर्टेंट
थिंग आती है बच्चों, तो आपके ना कई सारे कॉम्पिटिशन, इसको मैं आगे एक बार प्रेस करके, बेस नहीं है मेरे पास, हाँ इसी में ट्रेसेस ऑफ अ मैट्रिक्स लीजिए। अब ट्रेसेस ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? ट्रेसेस ऑफ मैट्रिक्स होता है असल में सम ऑफ एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, ये ज्यादा बेटर होगा, सम ऑफ ऑल diagonal elements of a matrix, diagonal elements of a matrix। अच्छा, ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कहें तो भी बात सही है, मैट्रिक्स कहें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया अगर मैं क्या करूं, A11 को A22 को A33 को अगर ऐड करूं तो ये क्या कहलाएगा? ट्रेसेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। अब ये तो पर्टिकुलर ऐसी कंडीशन में अगर वो 4x4 आ जाए 4x4, ठीक है, तब उस कंडीशन में क्या होगा? तो मैं स्टैंडर्ड है ना, इसको कैसे लिख सकता हूँ? स्टैंडर्ड में इसको लिख सकता हूँ कि भाई ट्रेसेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज जस्ट क्या हो जाएगा? इट इज समेशन ऑफ aij वेयर i इज इक्वल टू, ठीक है, और i स्टार्टिंग फ्रॉम, अब i और j सेम है, इसका मतलब मैं कहीं से भी रन कर सकता हूँ इसको, तो i स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू गोज अप टू जहां तक मेरा ऑर्डर है, समझ पा रहे हो? तो ये उनका समेशन को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर? तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा आपके लिए, एक बेटर डेफिनेशन हो जाएगी, क्लियर? तो मैं इसको एक बार वापस लिख रहा हूं, ये भी ठीक है या ऑल, और ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ? समझ पा रहे हो? तो ये आप कहीं ना कहीं समझ लीजिए, ट्रेसेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, भाई अब कौन कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर और डिफरेंट मैट्रिक्स बनते हैं उनको समझना शुरू करते हैं। चलिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अगर मैं आगे और रन करना चाहूं, दैट इज सिक्स्थ, सेवेंथ, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अब डायगोनल एलिमेंट्स तो आपने सुन लिया, डायगोनल एलिमेंट्स वो होंगे जिसमें i और j दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी बीमारी होगी? तो डायगोनल मैट्रिक्स असल में एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। डायगोनल मैट्रिक्स एक वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं और बाकी के सारे एलिमेंट्स कैसे एलिमेंट्स होते हैं? जीरो एलिमेंट्स होते हैं। समझ पा रहे हो? उसको मैं थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ, एक एग्जाम्पल से चीजों को समझाऊंगा तो आपको कहीं कंफ्यूजन, जैसे मैं बोलता हूं भाई डायगोनल मैट्रिक्स हमारा वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स हमारा कौन सा है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स है whose diagonal elements are non-zero, and other elements are zero, other elements are, क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? कंफर्म? ठीक है, तो और थोड़ा सा मैं ना एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा, फिर स्टैंडर्ड टर्म्स बताऊंगा कैसे। एग्जाम्पल मैंने दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई ए मैट्रिक्स बनाया whose ऑर्डर इज 3x3, समझना 3x3 है, इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? 3 डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो मैंने उनको बोला वो नॉन जीरो है, नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो इधर -1 मान लिया, इधर 5 मान लिया, इधर मैंने, अब इसके अलावा जो एलिमेंट्स बच रहे हैं वो सभी एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। हाँ, मतलब बचे कुछ एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो मतलब यहाँ, तो यहाँ, तो यहाँ, तो यहाँ, तो आप एनालिसिस करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स है तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर वो पर्टिकुलर मैट्रिक्स है, इसका डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं? नॉन जीरो, बाकी के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं? जीरो। तो मैं इसको कैसे और डिनोट कर सकता हूं? मैं डिनोट कर सकता हूं एक मैट्रिक्स ए
देखो मैट्रिक्स ए को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया, एम क्रॉस एन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यस और नो, है ना। अब एम क्रॉस एन है, लेकिन उसमें एम और एन कैसे होने चाहिए, सेम होना चाहिए, ये बात तो क्लियर है। तो या तो मैं एम क्रॉस एम करूं या एन क्रॉस एन करूं, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, पहली बात तो अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, स्क्वायर मैट्रिक्स को। अब उसके आगे कंडीशन, उसके आगे कंडीशन क्या है भाई, कंडीशन ये है कि भाई ए आई जे कैसा होना चाहिए। अब ए आई जे कैसा होना चाहिए, ए आई जे दो तरीके से हो सकता है। ए आई जे कभी तो नॉट इक्वल टू जीरो है और कभी इक्वल टू जीरो है, ठीक है। अब ये कब होगा, ए आई जे इक्वल टू जीरो कब है, तो ए आई जे इक्वल टू जीरो पता है कब है, जब आई और जे दोनों इक्वल नहीं है, क्लियर है। और नॉट इक्वल टू जीरो कब है, जब आई और जे दोनों क्या है, इक्वल है, क्लियर है। ये बात समझ पा रहे हो, हाँ या ना। एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं इस बात को, मैंने है ना स्टैंडर्ड आपको है ना, एक तो है ना लैंग्वेज में डेफिनेशन बोला और एक मैंने उसको क्या किया, रिप्रेजेंट किया फैक्ट्स के अंदर। तो यहां से आप समझ पा रहे हैं, देखो ये बीच वाली जो अपने डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो कैसे है, नॉन जीरो, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स की कंडीशन क्या होती है, ए आई जे, आई और जे कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल वाली कंडीशन को तो नॉन जीरो कर दिया, बाकी के सारे एलिमेंट्स कैसे कर दिए, जीरो कर। तो ये मेरा कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। अब बढ़ते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर भी दो केसेस बनते हैं, कौन कौन से। अगर मैं एक काम करूं, इस तरफ वाले एलिमेंट्स जीरो हो जाए, इस तरफ वाले एलिमेंट्स क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए, तब उस कंडीशन को अपन बोलते हैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और उसमें भी अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है, किसकी तरफ जाएंगे, अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर की तरफ जाएंगे, क्लियर। तो इस बात को मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों, तो इतना आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अब डायगोनल के अंदर ही है, ठीक है। तो अगर डायगोनल के अंदर है तो ये मेरा 7 था, तो मैं इसको 8 कर देता हूं। मैं डिस्कस करने वाला हूं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और ट्राइंगुलर में भी कौन सा, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखो समझना शुरू करते हैं। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स असल में किसको रिप्रेजेंट करता होगा, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता तो कुछ डायगोनल मैट्रिक्स जैसे ही है, ठीक है। तो उसी से निकलता है कहीं ना कहीं, तो उसको समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बोलूंगा भाई लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा इस जगह कि भाई जो लोअर एलिमेंट्स हैं डायगोनल के, वो कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए, समझ पा रहे हो भाई। अगर मैंने बोला डायगोनल है, तो डायगोनल इस तरीके से क्रॉस, अब उसके एक तो लोअर साइड होगा, एक उसका कौन सा साइड होगा, अपर साइड होगा, ठीक है। अगर मैं कोई मैट्रिक्स आपके सामने बना के दिखाता हूं, फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स बना दी मैंने ए, समझना इसको, और 3 क्रॉस 3 बना दिया एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स कौन से हमारे, डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। अब इसके एक तो इस तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ, समझ पा रहे हो, और एक किस तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो अगर मैं इस जगह से ऑब्जर्व करूं, तो देखो इस जगह आपको ना दो ट्राइंगल जैसे दिखाई दे रहे होंगे, दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, सुनो। अगर मैंने बोला लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये जो लोअर ट्राइंगल है, ये कौन सा ट्राइंगल है, लोअर ट्राइंगल, लोअर ट्राइंगल के ऑल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, लोअर ट्राइंगल के ऑल एलिमेंट्स, लोअर ट्राइंगल के ऑल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो होने, आर नॉन जीरो, क्लियर। अगर ये कंडीशन आपको समझ में आती है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया भाई लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इन केस अगर ये क्या हो जाए, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो जाए, कौन सा हो जाए, अपर। अगर ये अपर हो जाए, तो अपर वाले केस में, अपर वाले केस में फॉर अपर, फॉर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो, फॉर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ये कहानी कैसे हो जाएगी बताओ, क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स ऑफ अपर ट्राइंगुलर एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स ऑफ अपर ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगल, ठीक है, अपर ट्राइंगल आर नॉन जीरो। अच्छा, नॉन जीरो कहने का ना दूसरा मतलब क्या हो गया भाई, लोअर ट्राइंगुलर के जो ऑल एलिमेंट्स है वो नॉन जीरो होने चाहिए और अदर आर जीरो,
को थोड़ा सा और बेटर कर दूं, अदर आर जीरो, बाकी ये सब कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। क्लियर है? सेम का नहीं, यहाँ पे क्या बोलूंगा, अदर आर। अब ये तो रही बात डेफिनेशन। अब कुछ कह रहे हैं सर है ना, इतना सब कुछ आप लिखवा रहे हो वो समझ में कम आ रहा है, बेटर है आप एग्जाम्पल से समझाओ। तो मैंने बोला चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और ये बात यहीं कहीं क्या करेंगे, खत्म करेंगे। कैसे? देखो, इस तरफ मैं एक मैट्रिक्स ए बना रहा हूँ, ठीक है, सबको नजर आ रहा होगा अच्छे से। मैं बात करूंगा लोअर के अकॉर्डिंग, फिर बात करूंगा किसके अकॉर्डिंग, अपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहला काम 3x3 है। अगर मुझे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है तो सबसे पहले तो देखो डायगोनल एलिमेंट्स कुछ ना कुछ लिखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में डायगोनल एलिमेंट्स तो कैसे हैं, कोई ना कोई नॉन जीरो एलिमेंट्स है, ठीक है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई टर्म लिखना है तो -1 5 7। अगर मुझे बनाना है, इसका मतलब लोअर वाले एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। तो बताओ यहाँ पे कुछ भी टर्म लिख दो, 2 3 4 ऐसे करके लिख दिया। क्लियर है? अब ये पूरा देखो, ऑब्जर्व करो, पूरा लोअर ट्राइंगल है, ये जो पूरा लोअर ट्राइंगल है ये कैसा है बताओ, नॉन जीरो एलिमेंट्स का है। मतलब बचा कुचा सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इधर जीरो, इधर जीरो, इधर जीरो, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हो गया। क्लियर है? और अगर मैं इस केस को अगर और थोड़ा सा बताऊं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल दूं, इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके, तो मैंने एक बी मैट्रिक्स बना दिया है। तो बताओ डायगोनल एलिमेंट्स तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने -1 5 और 7 को रख लिया। अब है ना, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, ठीक, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, ठीक है, ये कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे एलिमेंट्स लिखना शुरू करो, तो लिखना शुरू करते हैं इस जगह 5, कोई भी आपके जो मन में आ रहा है, ठीक है। 3, इधर मैंने क्या रख दिया, 8 रख दिया। क्लियर है? तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ये पूरा नॉन जीरो हो गया, और अदर कैसे हो गए अपने, जीरो जीरो है ना। क्लियर? तो ये आपका कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट करेगा, लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को समझ में आएगा, ठीक है। अब है ना, एग्जाम में क्या होता है बच्चों, एग्जाम में सिर्फ ये टर्म्स नहीं पूछी जाती, एग्जाम में इनका है ना स्टैंडर्ड जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब ये जनरल रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं क्या करता है, बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है क्या, उसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन, ठीक है। तो भाई जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, मैं इसको हटा रहा हूँ इस जगह से, ये लाइन को। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाता है बताओ, इस जगह से इन दोनों का, भाई लोअर का और अपर का जनरल रिप्रेजेंटेशन। तो मैं इस जगह कर रहा हूँ जनरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एक मैं लिखूंगा किसके लिए, लोअर के लिए। भाई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मैं अब स्क्रॉल करूंगा इसको ऊपर की तरफ, और ये किसके लिए, अपर के लिए। और जो चीजें हमने ना अभी समझी है ना, उनको बस मैं क्या करने वाला हूं, स्टैंडर्ड टर्म्स में क्या करने वाला हूं, लिखने वाला। हाँ, आपको समझ। तो मैंने क्या किया भाई, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर मुझे समझना है और जनरल रिप्रेजेंटेशन करना है उसका, तो कैसे करते हैं तो समझते हैं। मैंने कोई एक मैट्रिक्स ए लिख दिया है, ए आई जे एम क्रॉस एम, इससे ये पता चल रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ, अब ए आई जे कैसा होगा, अब ए आई जे के बारे में इंफॉर्मेशन है, ए आई जे कैसा कैसा हो सकता है, ए आई जे। अब आप बोलेंगे सर ए आई जे समटाइम्स तो जीरो है, और समटाइम्स कैसा है बताओ, समटाइम्स क्या है बताओ, नॉट इक्वल टू जीरो। अब आप ये खुद एनालिसिस करो कब जीरो है कब जीरो नहीं है, ठीक है। तो जब आपने ऑब्जर्व किया, तो यहां पे बताओ, अगर इसका एड्रेस अगर देखें तो इसका एड्रेस क्या आएगा बताओ, A12, A12, समझ पा रहे हो, क्लियर। और आप इसको एक बार समझ लेंगे ना तो फिर आगे दिक्कत नहीं है। इसका एड्रेस है A12, इसका एड्रेस है A13, इसका एड्रेस है A। अगर आपने इन तीनों एलिमेंट्स को देखा जो जीरो हैं, तो उनके बारे में कंडीशन क्या समझ में आई, उनके बारे में कंडीशन ये समझ में आई कि देखो इनका जो रो है वो कॉलम से कैसा है, छोटा है। इनका जो रो है वो कॉलम से कैसा है, छोटा। रो क्या है, कॉलम से छोटा है, जो एलिमेंट्स हैं पर्टिकुलर। इसका मतलब क्या हो गया, कौन किससे कम होना चाहिए। आप बोलेंगे सर ये पता है किसके लिए, फॉर किसके लिए, आई क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए किससे, जे से, उस पर्टिकुलर कंडीशन में। क्लियर है? अब इतने में बोलेगी सर है ना, इस वाली कंडीशन में क्या होगा, अब इसको बोल देंगे अदरवाइज। क्या बोलेंगे, अदरवाइज। अब अदरवाइज बोलो, या आई ग्रेटर देन इक्वल टू
अब ये जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, लोअर ट्रायंगुलर, किसका हो गया, लोअर का हो गया। क्लियर है। अब बारी आती है किसकी, अपर के बारे में। तो भाई अपर के बारे में क्या होगा, अगर मुझे अपर को समझना है तो एक काम करता हूँ, पहले तो भाई तुम अलग आ जाओ, थोड़ा सा मेरे को एरिया चाहिए, तो मैं इसको इधर स्क्रॉल करने वाला, ठीक है। अब है ना, यही कहानी किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, इसके लिए बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए बताओ कितना अंतर आ जाएगा, समझना शुरू करते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए हल्का सा अंतर आएगा, एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कोई मैट्रिक्स मेरे पास बी है, तो एलिमेंट्स आर बी कॉमा आई कॉमा जे एम क्रॉस एम, ठीक है, समझना। अब बी आई जे कैसा कैसा हो सकता है, बी आई जे आपका एक बार जीरो भी हो सकता है और एक बार नॉन जीरो भी होगा, सही है। अब बी आई जे जीरो कब होगा बताओ, बी आई जे जीरो कब होगा, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इस जगह, देखो इसका एड्रेस क्या होगा बताओ, फटाफट एड्रेस बताओ इसका। जब इसका एड्रेस आप बताते हैं तो इसका एड्रेस आता है बच्चों A21, समझ पा रहे हो, या B21, अगर मैंने बी माना B21, ये क्या हो जाएगा B31। इसका मतलब रो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब I इज ग्रेटर देन J, और इसको क्या लिखा जाएगा, I इज लेस देन इक्वल। ये बच्चों है ना लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या बता दिया मैंने आपको, कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। तो इसको एक काम करिए अच्छे से, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। जब आपको है ना डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया है बच्चों, डायगोनल के बाद ट्रायंगुलर भी आपने समझ लिया है, तो बारी आती है इसी को डायगोनल को थोड़ा सा और है ना स्पेसिफाई कर दे, तो स्केलर बनता है, और स्केलर के बाद आइडेंटिटी बनता है, और आइडेंटिटी के बाद बनता है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसकी तरफ हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, ठीक है। तो आप लोगों ने डायगोनल एलिमेंट्स तक की कहानी पढ़ ली है, ठीक है। और वो हमारा कौन सा पॉइंट था, 8th 7th 8th। तो हम बढ़ते हैं 9th टर्म की तरफ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अब स्केलर मैट्रिक्स अपने आप में कुछ अलग नहीं होता, ये होता तो एक डायगोनल है। असल में एक डायगोनल मैट्रिक्स को अगर मैं क्या कर दूं, अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स को अगर मैं थोड़ा स्पेसिफाई कर दूं क्या, एक डायगोनल एलिमेंट्स के ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, क्या कर दूं, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स को अगर मैं क्या कर दूं, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स को अगर मैं क्या कर दूं, इज इक्वल टू एनी स्केलर के, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, ओके। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। देखो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू एनी स्केलर के। अब स्केलर के का मतलब क्या हो गया, अगर मैंने कोई आपके सामने पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स खुद क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे और उसमें डायगोनल एलिमेंट्स को एक तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स बनानी है, लेकिन इसके डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, एनी स्केलर के होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह रख देता हूँ फॉर एग्जांपल -2, इधर -2, इधर -2 रख दिया, ठीक है, 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब आप कह रहे हो सर -2 कैसे रखा, मैंने एनी स्केलर के बोल दिया, एनी स्केलर के बोल दिया है इसको, तो के की जगह पर कोई भी वैल्यू रख सकते हो आप, ठीक है। और मैं कहूँ उसको तो भाई थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर दूं, तो भाई के की जगह के ही रख लो, ये कोई अंतर नहीं है। तो ये जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब स्केलर मैट्रिक्स खुद क्या होता है, इसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है बच्चों, अगर वो के है ना 1 के इक्वल हो जाए, अगर वो के क्या हो जाए 1 हो जाए, ठीक है, तब उस कंडीशन में स्केलर मैट्रिक्स का नाम चेंज हो जाएगा, उसको अपन कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होता है स्केलर को ही आगे मैं इंप्रोवाइज करूं, ठीक है। अगर मैं इसी के अंदर अगर बात करना चाहूं कि थोड़ा सा और इंप्रोवाइज करूं, तो भाई अगर है ना इसी के जो स्केलर के है, अगर ये एग्जैक्टली के बराबर क्या हो जाए 1 हो जाए, एग्जैक्टली के बराबर 1 हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को ही अपन कौन सा मैट्रिक्स कह देंगे, ये जो मेरा स्केलर मैट्रिक्स है इसी का नाम चेंज हो जाएगा, और इस मैट्रिक्स को मैं एक स्पेसिफाई नाम हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या कह दूंगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है।
अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, सेम ही है, बस अंतर क्या हो गया, इस जगह 1 स्पेसिफाई कर दें तो ठीक है। अब इसी के अंदर अगर मैं बात करता हूं कि भाई अगर मैंने k की जगह 1 रख दिया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है 3x3, ठीक है, ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ना अगर सही मायने में बोलूं तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा I3। I3 का मतलब क्या हो गया, ये 3x3 3 ऑर्डर की कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब 3 ऑर्डर का मतलब 3x3 ऑर्डर की, समझ पा रहे हो, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी। क्लियर है। तो यहां तक मैंने आपको मैट्रिक्स को एक बार समझाया, टाइप ऑफ मैट्रिक्स को समझाने का प्रयास किया, ठीक है। अभी है ना हमारे पास करीब करीब 4 और मैट्रिक्स हैं जो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी आगे चल के, लेकिन उसमें ट्रांसपोज का रोल होगा। ट्रांसपोज मैंने अभी तक बताया नहीं है, ठीक है, आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज को भी डिस्कस करेंगे। तो वहां पर मैं आपको और है ना 4 कुछ हैं जिसका नाम अगर मैं बोलूं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, और 2 और आती हैं स्पेशल, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर पर रन करती हैं, उनकी भी मैं एग्जांपल दूंगा, उनको समझाऊंगा। लेकिन है ना अभी नहीं, अभी सिर्फ अगर एक्सरसाइज 1 के अकॉर्डिंग देखें तो इतना हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स को एक बार क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। मैं एक और ना स्लाइड लेके बता देता हूँ। अगर मैं I2 लिखता हूं तो I2 का मतलब क्या हो जाएगा, कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 2x2, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो 1 0 0 1, ठीक है। अगर मैंने I4 लिखा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोसेसर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, I4 का मतलब हो जाएगा यहां से अगर 4x4 ऑर्डर की हो जाएगी तो 1 0 0 0, समझ पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट 0 1 0 0, क्लियर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बताओ, 0 0 1 0, नेक्स्ट वन 0 0 0 1, ठीक है। तो ये 4x4 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आइडेंटिटी, क्लियर। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको आना चाहिए, क्लियर बच्चों। अब बारी आती है इसी के अंदर अब एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ बातें करते हैं। तो एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ, अब इस जगह से है ना आप लोग को ना 2 चीजें और पढ़नी है। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक। अगर देखो ये अगर मैं उसी को अगर नेक्स्ट टाइप लेकर के बात करूं, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। इक्वल मैट्रिक्स की पहली कंडीशन क्या है और दूसरी कंडीशन क्या है, समझ रहा। अगर 2 मैट्रिक्स अगर इक्वल मैट्रिक्स हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर मैं यहां बात करता हूं, ये मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर क्या दे रखा है बताओ, m क्रॉस n, ठीक है। और एक सेकंड मैट्रिक्स बी दे रखी है, उसका ऑर्डर दे रखा है फॉर एग्जांपल p क्रॉस q, समझ पा रहे हो। और अगर मैंने बोल दिया है कि दोनों कैसी हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं, अगर दोनों कैसी मैट्रिक्स हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। कंडीशन नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है बताओ, कंडीशन नंबर 1, ठीक है, समझना। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन कहती है कि ऑर्डर को क्या होना पड़ेगा, ऑर्डर हैज टू बी सेम, हैज टू बी सेम, ऑर्डर को क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, पहली कंडीशन। इसका मतलब m क्रॉस n और ये p क्रॉस q, तो इसका मतलब m को किसके बराबर होना पड़ेगा, p के बराबर होना पड़ेगा, एज वेल एज n को किसके बराबर होना पड़ेगा, q के बराबर, ठीक है। कंडीशन नंबर 1, ये पहली कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या आती है इसी के अंदर, कि देखो ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए। अच्छा, ऑर्डर सेम हो जाएगा तब फिर हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। देन फिर मैं बोलूंगा सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, सेकंड कंडीशन ये कहती है कि corresponding elements has to be equal, ठीक है, इक्वल या सेम, ठीक है, इक्वल बोले या सेम, क्लियर है। अगर मैं इसका मतलब समझाऊं तो इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों, अगर मैं इस जगह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसके अगर एलिमेंट्स को अगर मैं बात करूं, ए
1 1, ठीक है। तो A 1 1 को इक्वल होना पड़ेगा किसके, इसके अकॉर्डिंग बात करूं तो B 1 1 के इक्वल होना पड़ेगा। क्लियर है। सेम कहानी अगर मैं बात करूं A 1 2 को किसके इक्वल होना पड़ेगा, B 1 2 के इक्वल होना पड़ेगा। तो ये कंडीशन आपको कहीं ना कहीं दिमाग में रखनी है, ठीक है, समझ पा रहे हो। क्लियर। तो यहां से आपको इतना आपको समझना है इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो सकता है, ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा बोलूंगा, दो मैट्रिक्स बना दूंगा। मैट्रिक्स बनाने के बाद है ना, अगर वो बोलेगा कि भाई इक्वल है, तो मैं वो एलिमेंट्स भी क्या कर सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ पर्टिकुलर। ठीक है, कैसे समझते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ये दे दिया, एलिमेंट्स दे दिए मैंने x 5 3 4। दूसरा एक मैट्रिक्स दे दिया b -1 5 3 4। अब समझ रहा, अगर मेरे से बोला है इफ बोला है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं। कैसे मैट्रिक्स हैं, इक्वल। तब सबसे पहले चेक करेंगे कि ऑर्डर सेम है। हाँ 2 क्रॉस 2, इधर भी ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, सेम है, बिल्कुल सही है। फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखा ये 5 है, ये भी क्या है 5, सही है। ये 3 है, ये भी क्या है 3, क्लियर। ये 4 है, ये भी क्या है 4। इसका मतलब अब कौन सा एलिमेंट बच रहा है बताओ, x। तो ये x किसके बराबर होना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए। तो योर आंसर विल बी x बराबर -1, क्लियर। देन योर आंसर इज x बराबर -1, क्लियर। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट ये होता है। तो बच्चों आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।